मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन खुशवंत जैन। भारतीय मूंगफली तेल और दाने की आगामी निर्यात संभावनाओं और घरेलू बाजार के हाल पर हम खुशवंत जी से बात करेंगे। खुशवंत जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में वंदन अभिनंदन। नमस्कार कमल जी, आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशवंत जी, पिछला फाइनेंशियल ईयर भारतीय मूंगफली तेल और पीनट के निर्यात के लिए कैसा रहा? कमल जी, लास्ट ईयर भारतीय मूंगफली का अगर हम देखें तो करीब हमारा टोटल एक्सपोर्ट पिछले वर्ष जो वर्ष 19-20 के कंपैरिजन में करीब करीब 6% का एक्सपोर्ट घटा है। बट हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो लास्ट ईयर मूंगफली के लिए रहा, वो मूंगफली तेल जो था वो 40,000 टन जो 19-20 में गया था, उसकी जगह पे करीब करीब 2,25,000 टन मूंगफली तेल का एक्सपोर्ट हुआ, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इतने वर्षों में इतनी बड़ी मात्रा में किसी तरह का कोई तेल इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो वर्ष अगर गिना जावे तो ओवरऑल हमारी क्रॉप अच्छी होने के साथ साथ जो एक्सपोर्ट हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। जी, लास्ट ईयर चीन ने भारत से रिकॉर्ड मूंगफली तेल का इंपोर्ट किया। अब कैसी संभावनाएं आप देखते हैं इस साल के लिए? चीन का एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन चीन का एक ही सबसे बड़ा हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि वो तभी लेने आता है मूंगफली जब उसके खुद की कंट्री में क्रॉप कम होती है। और मूंगफली तेल जो है इंडिया से ज्यादा सस्ता जो है वो अर्जेंटीना, ब्राजील, सूडान, इन कंट्रीज से उनको प्राप्त होता है। लेकिन लास्ट ईयर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी कि अर्जेंटीना के प्राइस बहुत ऊंचे थे, सूडान में उनका प्रॉब्लम था, लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, और वहां पे क्रॉप जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कंपैरिजन में पिछले वर्षों में। और इस वर्ष मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को लास्ट 2 महीने से करीब चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया से नहीं के बरोबर है। लास्ट ईयर जो 2,25,000 टन हुआ उसमें से 90% एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना को हुआ था। अब ये वर्ष मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा हमारी क्रॉप कैसी रहती है। इस समय हम वर्ल्ड में सबसे ऊंचे दामों में है। ग्राउंडनट ऑयल के मामले में हमारा जो दाम है वो सबसे ऊंचा है। अगर यही दाम रहते हैं तो एक चांस कम बनता है कि हमें चीन का मार्केट फिर से इतना बड़ा मिलेगा। प्राइस जो अभी इंडिया के जो है वो डोमेस्टिक मार्केट की वजह से टिके हुए हैं। हमारी मूंगफली तेल की जो डोमेस्टिक मार्केट जो पहले बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन लास्ट 2 वर्षों से मूंगफली डोमेस्टिक जो मूंगफली तेल का जो खपत है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। और आज जो प्राइस हमारे जो मूंगफली तेल के टिके हुए हैं जबकि एक्सपोर्ट 2 महीने से नहीं है, उसका कारण ही डोमेस्टिक मार्केट है। जी, हम चीन पे तो आपने बात बताई, लेकिन वैसे अदर कंट्रीज को लेकर के हम बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मूंगफली तेल और पीनट के निर्यात की क्या संभावनाएं हो सकती है? मूंगफली तेल तो मेजरली जैसा मैंने बताया कि 90% के करीब चाइना ही जाता है। तो पूरा डिपेंड करेगा चाइना की क्रॉप और प्राइस दोनों के ऊपर पूरा दामोदार है। रही बात मूंगफली की, तो मूंगफली में हमारे जो एशियन कंट्रीज है जहाँ पे मेनली इंडोनेशिया जो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो इंडिया पे डिपेंडेंट है और इंडिया इंडोनेशिया पे डिपेंडेंट है। तो वो करीब 2 से 2.25 लाख 2 टन के 8 लाख टन के आसपास इंपोर्ट करता है। वो तो इस वर्ष भी हमें मिलने वाली है मार्केट, क्योंकि इंडोनेशिया में जो है इंडियन ग्राउंडनट जो स्पेशली जावा क्वालिटी होती है उसकी डिमांड रहती है और वो सिर्फ जावा ही इंपोर्ट करते हैं। और जावा उत्पादन देशों में अगर हम देखें तो इंडिया का के साथ में सिर्फ सूडान जो है और स्नेगल और मोजाम्बिक, यही कंट्री जावा का उत्पादन करती है। बट इंडिया एकदम नजदीक कंट्री होने की वजह से उसका बेनिफिट इंडिया को आता है, क्योंकि यहाँ से इंडोनेशिया माल जाने में सिर्फ 15 से 20 दिन का ही समय लगता है। उसके अलावा मलेशिया है, उसके अलावा फिलीपाइन है और वियतनाम है। ये सारी एशियन कंट्रीज जो है वो इंडिया को प्रेफरेंस देती है और हमारा मेजरली एक्सपोर्ट इन्हीं कंट्रियों को होता है। उसमें चाइना भी है। चाइना में जैसा बताया कि वो अपनी उपज के हिसाब से अगर वहाँ उपज कम है तो वो इंडिया के पास लेने को आती है, अदरवाइज इंडिया से वो कम लेती है। और बाकी मुझे लगता है कि करीब करीब 6 लाख टन
जो हमारा एवरेज 5.5 से 6 लाख टन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, वो इस वर्ष भी हम करीब करीब 6 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट करेंगे। जी, आपने जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और कुछ देशों के बारे में बताया कि जहाँ भारतीय मूंगफली जाती है, तो नए बाजार तलाशने की कोई तैयारियां किसी तरह हुई है पिछले समय में कि हम और नए बाजार हाँ, तलाश कर सकें? बहुत सारी कंट्री, नए बाजार तो नहीं, बाजार सभी को पता है, इंडिया से करीब 150 करीब 140 कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में होता है। और इंडिया का मूंगफली का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो जावा वैरायटी का उत्पादन करता है, जो बाकी बहुत सारी कंट्रीज में नहीं होता है। तो नई कंट्री ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंट्री तो सारी अवेलेबल है हमारे लिए। कोई मार्केट नया ओपन जहाँ पे हमें एंट्री नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। हर कंट्री में इंडिया को एंट्री है, लेकिन सब डिपेंड करता है हमारी प्राइस पे। हमारी प्राइस अगर वर्केबल है तो हमें कोई नई मार्केट तलाशने की ग्राउंडनट में मुझे नजर नहीं आती। जैसे थाईलैंड है, जो मैं अभी नाम नहीं बोला है, थाईलैंड हमारे लिए बड़ी मार्केट और कंटिन्यू वहां पे जाता है माल। करीब साल का 25 से 30 हजार टन थाईलैंड भी लेती है इंडिया से। जी। और भारत को जैन साहब इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे जो देश है उनसे किस तरह के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा सामना अगर आज की तारीख में करना पड़ रहा है तो वो है सूडान। सूडान में जो उत्पादन होता है वो जावा है। जैसे मैंने बोला कि हमारा प्लस पॉइंट ही हमारा जो जावा वैरायटी है, जो घुंगरू बोलते हैं या राउंड सीड बोलते हैं या रनर क्वालिटी बोलते हैं, वो ही सबसे बड़ा हमारा प्लस, सॉरी रनर नहीं, स्पेनिश क्वालिटी बोलते हैं। तो वो सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। और सूडान में वही उत्पादन होता है। और सूडान से चाइना, उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट है, जो इंडिया को नहीं है। तो उस वजह से हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना, ये सूडान है। और सूडान के साथ में हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से जो इंडियन मार्केट्स जो थी, जो वहां पे धीरे धीरे सूडान एंट्री कर रही है। और वहां पे अगर इसी तरह से सूडान को कंट्रियों को एंट्री मिलती जाएगी अगर अलग अलग कंट्रीज में, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके अलावा बाकी अफ्रीकन कंट्रीज भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी कंट्री से है तो वो सूडान है। जी। और जैसे अभी आपने पिछले दिनों आपकी वेबिनार में क्रॉप एस्टिमेट में कहा था कि समर क्रॉप जो है मूंगफली की वो 23% लास्ट ईयर से अधिक आ रही है, तो घरेलू बाजार में उसका क्या असर दिखाई देगा? हालांकि हम देखें तो सभी खाद्य तेलों के दाम ऊंचे हैं, ऐसे में इस क्रॉप जो 23% ज्यादा क्रॉप हो रही है ग्रीष्मकालीन, उसका वैसे असर क्या होगा बाजारों पर? कमल जी, असर बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। उसके दो कारण है। महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब ये समर क्रॉप आई थी तो इंडिया में ग्राउंडनट की जो पिछली फसल थी, जो विंटर क्रॉप थी, जो खरीफ क्रॉप थी, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और अवेलेबिलिटी थी नहीं। गवर्नमेंट के पास भी पिछले वर्ष में कोई इतना माल नहीं था कि वो मार्केट में माल को उपलब्ध करावे। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ग्राउंडनट के भाव जो है वो हमेशा एमएसपी के ऊपर रहे। तो फार्मर ने जो है गवर्नमेंट को बेचने की जगह उन्होंने बेचना लोकल मार्केट में पसंद किया, एक्सपोर्टरों को भी और लोकल मिल्स को भी। तो जैसे ही ये न्यू क्रॉप आ रही है, अभी भी है मार्केट में, तो उसका कोई बड़े दाम में फर्क नहीं पड़ा। ये क्रॉप आते ही कंटिन्यू डिमांड चलती है। और मुझे अभी और आने वाले महीने, 1.5 महीने में बहुत बड़ी मंदी नहीं लगती है, क्योंकि अभी जो मार्केट में जो न्यू क्रॉप आई है उसकी बहुत बड़ी डिमांड जो न्यू शोइंग के लिए भी निकली है। तो न्यू शोइंग में भी माल जाएगा। तो बहुत बड़ा मार्केट घटने का अनुमान नहीं है। जबकि 23% पर क्वांटिटी वाइज देखे तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पैदा करती है मूंगफली के लिए। जी। अब दक्षिण साउथ वेस्ट मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है और अब खरीफ की बुआई शुरू हो रही है, कुछ जगह अब शुरू हो जाएगी जब मानसून आ जाएगा। तो आप कैसा देखते हैं कि खरीफ में मूंगफली की बुआई बढ़ेगी या घटेगी? किस तरह का कोई चेंज आप देखते हैं इसमें? हाँ, मुझे घटने की उम्मीद तो नहीं लगती है कहीं से भी, क्योंकि जो दाम पिछले वर्ष फार्मर को मिले हैं उसको देखते हुए मुझे घटने की उम्मीद नहीं लगती है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता जा रहा है कि जो स्टेट जैसे एमपी है, यूपी है,
जो पिछले 2-3 वर्षों से जहाँ पे मूंगफली की पैदावार होनी शुरू हुई है और पिछले साल उनको बहुत अच्छे दाम मिले, तो वहां पे क्रॉप बढ़ेगी। गुजरात थोड़ा डाउट रहता है कि वहां पे शायद क्रॉप कम हो गई, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा मानना है कि क्रॉप जो है एरिया वाइज जो है वो कहीं पे घटने की उम्मीद नहीं लगती, बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। जी, खुशवंत जी, आपसे एक लास्ट सवाल है कि निर्यात के क्षेत्र में जो नए प्लेयर आना चाहते हैं, उन्हें इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किस तरह मददगार साबित होती है? आपकी संस्था के बारे में उन्हें बताएं तो शायद उन्हें एक्सपोर्ट में जुड़ने में लाभ हो। कमल जी, आईओईपीसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। उसका काम है ऑयल एंड ऑयल सीड्स को, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। किसी भी नए प्लेयर या किसी भी पुराने एक्सपोर्टर को किसी भी तरह की ऑयल सीड रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ऑयल सीड्स के रिलेटेड कोई भी उन्हें मार्केट के बारे में जानकारी लेनी हो, तो काउंसिल में वो कभी भी उनकी वेबसाइट पे जाकर, हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे ऑफिस पे जो नंबर है वहां पे फोन करके या मेल करके जानकारी ले सकते हैं। आईओईपीसी के पास में एक मैंडेट है कि आप यू कंट्रीज के लिए अगर सीसम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो नॉन ऑर्गेनिक हो, ईयू के लिए मैंडेटरी हेल्थ सर्टिफिकेट का जो प्रावधान है वो आईओईपीसी इशू करती है। और उसके बगैर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और वो ईयू कंट्रीज में आपका कार्गो जाता है, तो फर्स्ट चेकिंग पे वहां पे पोर्ट पे सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट जरूर देखा जाता है कि उसको आईओईपीसी से हेल्थ सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। अगर आप यू कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे सभी एक्सपोर्टर भाइयों से विनती है कि पहले आप उसका जो प्रोसीजर है आईओईपीसी से समझ ले। उसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट जो है लेने के लिए आपको शुरुआत जब आप माल प्रिपेयर करते हैं वहां से लगाकर जब तक आपका माल एक्सपोर्ट होके जब तक आपको हेल्थ सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता, पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है और रियल टाइम प्रोसीजर है। आप एक्सपोर्ट करने के बाद अगर कोई एक्सपोर्टर आईओईपीसी के पास आता है और वो हेल्थ सर्टिफिकेट की डिमांड करता है, तो वो हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उसका प्रोसीजर आपको माल प्रिपेयर करके जब तक एक्सपोर्ट करते हो सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और यू के लिए सिर्फ रजिस्टर फैक्ट्रीज जो आईयूपीसी के अंडर में रजिस्टर यूनिट है, उन्हीं के मालों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो वो यू के लिए अलाउ नहीं है। जी, पर एक बात और रह गई थी, अहम सवाल था कि पीनट वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या संभावनाएं भारत से आपको नजर आती है? पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे तो पीनट इंडस्ट्रीज में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की बहुत सारी नई फैक्ट्रीज बनी हैं। और मैंने नोटिस किया है कि लास्ट कुछ वर्षों से हमारा ब्लांच पीनट जो है जिसका छिलका निकाला जाता है, वो उसका उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में बढ़ा है और उसका जो एक्सपोर्ट है उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया और चाइना दो कंट्री के बीच में ब्लांच में बहुत बड़ा कंपटीशन था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि चाइना ने जो है ब्लांच और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर जो उनकी सब्सिडी थी वो निकाल दी है। तो इंडिया जो है अब प्राइस वाइज भी इंटरनेशनल मार्केट में चाइना से कम्पीट कर सकता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में। हमारा जो पीनट इंडस्ट्रीज है, बटर पीनट बटर जो इंडस्ट्रीज है, उनका पिछले कुछ वर्षों से आप अगर देखेंगे तो कैपेसिटी बहुत बड़ी बिल्ट हुई है और पीनट बटर का जो है डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो भी बहुत बड़ा है। पहले पीनट बटर का डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत कम था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि डोमेस्टिकली भी पीनट बटर बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है उसको खाने में सक्षम है या खाने के लिए तैयार है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके अवेयरनेस की वजह से हम लोग जो है उसको अपना रहे हैं। सेकेंडली जो कोटेड पीनट है जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया कभी थी नहीं, उसके अंदर भी हमारे बहुत बड़े चांसेस है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में बना रही है। तो ये इंडस्ट्रीज को हम अगर बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और घरेलू भी उसके जो बायर है वो बढ़ते हैं, तो पीनट इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी, धन्यवाद खुशवंत जी। नमस्कार। नमस्कार सर।